हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे, है ना। तो आज फिर से आप लोग के लिए एक नए वीडियो में आए हैं जिसमें हम आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के जो छूटे हुए या रिमेनिंग पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे आज हम लोग। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने वीडियोस हैं आपको वहाँ मिल जाएंगे और जाके देखिए, है ना। और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जितने ज़्यादा हो सकता है लोगों को पहुँचाएँ, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो लास्ट टॉपिक में हम लास्ट वीडियोज़ में हमने डिस्कस करा था कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है क्या होते हैं। हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़े थे। फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था हम लोगों ने। इसके बाद हम लोग लास्ट में पढ़े थे सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। अब दो टॉपिक इसमें बचा हुआ है जिसको हम लोग आज ख़त्म करेंगे, ठीक ना। तो पहला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है, जिसको बोलते हैं टेलर्स। इन्हें टेलर साहब ने ये प्रिंसिपल दिए हैं। इनका भी एक ही मानना था कि अगर आप मैनेजमेंट में अच्छा चाहते हैं, मीन्स कंपनी की भलाई अगर आप चाहते हैं, देन यू हैव टू बी थिंक अबाउट दैट द एम्प्लॉय हु आर वर्कड इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इनका भी एक ही मानना था कि अगर आप काम करना चाहते हैं या काम करवाना चाहते हैं और अगर आप उपलब्धि पाना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो आपको एम्प्लॉय के बिहेवियर को समझना होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको डील करना होगा। तो चलिए समझते हैं इनका क्या प्रिंसिपल था। तो इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बताया, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ना। साइंटिफिक बोला कि इनका मानना था कि कोई भी रूल आप लगाइए यहाँ पे तो पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, प्रैक्टिस के बेस पे होना चाहिए, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बेस पे होना चाहिए। हम कोई भी अनएथिकली अपने मन से कोई भी रूल अप्लाई या कोई भी प्रोसेसिंग में या थिंकिंग में कोई भी काम नहीं करने वाले हैं। जो भी होगा पूरी तरह से प्रूव्ड होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, अप्लीकेबल होना चाहिए, तभी करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो इनके 4 प्रिंसिपल थे जिनका कहना था पहला कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। थंब मतलब जानते हैं, अंगूठा। तो इनका सबसे पहला मानना था कि कोई भी काम आप करिए तो पूरी तरह से साइंस के बेस पे करिए। और साइंस कहता है कि कोई भी काम हम तभी करेंगे जो वो काम प्रूव्ड हो, कि वो सही हो रहा हो। जैसे मैथ्स में आप लोग पढ़ते होंगे a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो प्रूव्ड है कि a² + b² + 2ab होता है। न्यूटन्स लॉ क्या होते हैं, जितना भी हम लोग साइंस पढ़ते हैं उसमें सारा प्रूव्ड किया हुआ है, एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, उसको प्रूव किया गया सही है तभी पढ़ा जा रहा है। तो यही कहते हैं यहाँ पे कि कोई भी रूल आप लगाइए मैनेजमेंट में तो पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए। किसी के कहने पे हम कोई काम नहीं करेंगे। नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब कहता है कि कोई आया, कोई मैनेजर आया, बोला ऐसे करो ऐसे करो, तो हम लोग नहीं, उनकी बात को एकदम सुना नहीं जाएगा, उसको दरकिनार कर दिया जाएगा कि आप साइड हो जाइए भैया। साइंस ये नहीं कह रहा है, देन वी कैन नॉट डू दैट ऑल द रबिश थिंग्स। हम आपकी बातों में नहीं आएंगे, हम वही चीज़ फॉलो करेंगे जो एक्सपेरिमेंटल है, जो सही है। अगर आपके पास कोई आइडिया है उसको आप डिस्कस कर सकते हैं, अगर अच्छा लगेगा, एप्लीकेबल होगा, देन अप्लाई करेंगे, अदरवाइज हम किसी की बातों में आकर कोई भी रूल अप्लाई नहीं करने वाले। इनका पहला मानना था, ठीक है। दूसरा इनका मानना था कि हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी का मतलब होता है पीस, ठीक है ना। और डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कि अनहेल्दी इन्वायरमेंट। मतलब इनका मानना था कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में आ रहे हैं और वो घुसते इंटर करते हैं, अगर वो कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, डिसकम्फर्ट फील करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो काम करने की एफिशिएंसी को खो देंगे, काम करने की कैपेबिलिटी को वो कम हो जाएगा या वो नहीं कर पाएंगे। ये एक सही काम नहीं है। तो कहते हैं कि आप हमेशा कंपनी में एक हार्मोनी क्रिएट करिए, पीसफुल इन्वायरमेंट, जिसको बोलते हैं साउंडफुल इन्वायरमेंट, हेल्दी इन्वायरमेंट, ताकि कोई भी एम्प्लॉय जब आपके पास आए काम करने के लिए तो वो खिला खिला चेहरा रहे, खुश रहे और वो आपके लिए काम करने के लिए रेडी रहे।
अगर उसको हमेशा परेशानी मिलेगा तो वो कभी भी काम करना नहीं चाहेगा, ठीक ना। तो इनका दूसरा रूल था कि आप ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करिए जो आरामदायक हो, शांति हो, कंफर्टेबल फील करे, रिलैक्स रहे, तभी वो अच्छे से अपनी एफिशिएंसी को यूज कर पाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मैनेजमेंट ही पूरा कोऑपरेशन पर टिका हुआ है। अगर आप और हम एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करेंगे तो कोई भी काम नहीं हो पाएगा। तो मैनेजमेंट में एक ग्रुप एक्टिविटी है, जाहिर सी बात है। अब जब ग्रुप एक्टिविटी है, उतने सारे लोग काम कर रहे हैं, तो सबको एक दूसरे की हेल्प करनी है ताकि हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अच्छे से अचीव कर सकें। क्योंकि अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो कंपनी के जो गुडविल है या कंपनी की जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं हो पाएगा, और अचीव नहीं हो पाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, इंडिविजुअलिज्म इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी जिससे लोगों को या कंपनी को लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इन्होंने कहना था कि आप कोई भी काम करिए, मिल के काम करिए, यूनिटी में काम करिए, क्योंकि अगर यूनिटी में काम होगा तो उससे बेहतर कोई काम नहीं है। आप इंडिविजुअल नहीं काम करिए, आप कोऑपरेशन करिए, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करिए, दूसरे मिल के काम करिए, जिससे कंपनी गोल को हम बहुत जल्दी बहुत आसानी से अचीव कर सकें, ठीक ना। एंड लास्ट पॉइंट उनका कहना था कि डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हीज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटीज़। इनका ये भी मानना था कि कोई भी एम्प्लॉय अगर आपके फर्म में या आपकी कंपनी में काम कर रहा है तो हमको उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो एम्प्लॉय हमारे कंपनी गुडविल, कंपनी के ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने में वो हेल्प कर रहा है तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके प्रॉस्पेरिटी को, उसकी इफ़िशिएंसी को और उसकी प्रॉस्पेरिटी को डेवलप करने में हम भी हेल्प करें। और ऐसा तभी हो पाएगा जब कंपनी उसके बारे में भी सोचेगी, उसको एक जेन्युइन हैंडसम सैलरी प्रोवाइड करेगी, है ना, उसको स्किल ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से और उसको क्या बोलते हैं, डेवलप किया जाएगा उसको। जब एम्प्लॉय को हम डेवलप करेंगे तो जाहिर सी बात है उनकी अर्निंग कैपेसिटी जनरेट होगी, और अर्निंग कैपेसिटी जनरेट जब होगी तो जाहिर सी बात है कि उसके घर की जो हालत है वो धीरे धीरे डेवलप होगा, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीजेस, ठीक ना। तो इनका ये मानना था टेलर भाई साहब का कि भैया अगर आप कंपनी की भलाई चाहते हैं तो आपको ये 4 काम करना ही होगा। 4 साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं जो आपको अप्लाई करना ही होगा अगर आप कंपनी की भलाई चाहते हैं। तो हम लोग अब बात करेंगे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस करा था कि टेलर साहब का कुछ अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स थे जिन्होंने बताया कि अगर आप इस प्रोसेस पे काम करेंगे तो आपको कंपनी की या बिजनेस की ऑब्जेक्टिव को हेल्प करने में बहुत आसानी होगा। तो इन्होंने कुछ टेक्निक भी बताए। अब वो टेक्निक क्या है, जिनका पहला है फंक्शनल फॉर्मेनशिप, ठीक है। पहला क्या है, फंक्शनल फॉर्मेनशिप। कहते हैं कि आप जो भी आप काम आपके पास है उसको बांट दीजिए। बांटने से क्या होगा कि जितने भी स्पेशल स्किल्डफुल एम्प्लॉय होंगे, जिस काम में वो एक्सपर्ट होंगे, वो काम जब अच्छे से करेंगे तो कंपनी की गोल को अचीव करने में ज़्यादा ही आसानी होगा और टाइम कम लगेगा, दूसरा वेस्टेज कम होगा। तो इनका कहना था कि फंक्शनल फॉर्मेनशिप, प्लानिंग का अलग इंचार्ज बनाइए, प्रोडक्शन का अलग इंचार्ज बनाइए। क्या क्या रखा है इन्होंने, बोला प्लानिंग का अलग बनाइए, मतलब जो प्लान कर रहा है वो सिर्फ प्लान करेंगे, जो प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं वो सिर्फ प्रोडक्शन में काम करेंगे। मीन्स करना है कि आपको काम किसी को मिलाना नहीं है, आपको क्या करना है, काम को सेपरेशन करना है, और जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट है उनको आप वही काम दीजिए। जैसे हम अकाउंट्स BST पढ़ाते हैं, अगर कोई बोलेगा सर आप बायो पढ़ाइए, काम सही है लेकिन बंदा गलत, क्योंकि हम उस फील्ड में स्पेशलाइज्ड नहीं है,
है ना। तो इनका भी कहना था कि फंक्शनल फॉर्मेनशिप करिए, कि आप डिपार्टमेंट हेड को बांटिए और उस डिपार्टमेंट में जो बंदा काम कर रहा है उसको सिर्फ वही काम दीजिए। अगर कोई प्लानिंग करता है तो उसको बताइए, बस इसी में रहिए आप। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट योर लुक आफ्टर एनी ऑफ सेक्टर्स एनी ऑफ डिपार्टमेंट, है ना। आप अपने फोकस करिए। प्रोडक्शन का काम है, उस प्रोडक्शन में सिर्फ ध्यान लगाया, कैसे प्रोडक्शन को हम अच्छा करें, ठीक है ना, कैसे मैक्सिमाइज कर सकें, कैसे एम्प्लॉय की एफिशिएंसी को हम बढ़ाएं, वो आप फोकस करिए। इनका एक मानना था फिकेशन ऑफ वर्क, कहना है कि इनका मानना था कि जो भी एम्प्लॉय काम करने के लिए आता है तो उनको एक स्टैंडर्ड दीजिए कि आपको 8 घंटे में इतना काम करना है। एक पैरामीटर जो सेट है कि कोई भी एम्प्लॉय अगर 8 घंटा काम करके इतना 10 प्रोडक्ट बना सकता है तो आपको स्टैंडर्ड है कि 10 बनाना ही बनाना है। आपको 11 भी नहीं बनाना है और आपको 8 भी नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा आप बनाएंगे तो गलती होने के चांस ज़्यादा रहेंगे, है ना। डिफ़ॉल्ट डैमेज प्रोडक्ट ज़्यादा बने ख़राब रहते हैं। और अगर कम बनाएंगे मतलब टाइम को आप यूटिलाइज नहीं कर पाया। तो एक स्टैंडर्ड रेट करना और सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, काम को सिंपल करिए, काम को डिवाइड कर लीजिए, जिससे क्या होगा, काम को आसानी से किया जा सकता है, ठीक ना। नेक्स्ट है मेथड स्टडी। कौन से मेथड से आप काम कराएंगे, टेक्नोलॉजी कैसा होगा, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी होगा, न्यू टेक्नोलॉजी होगी, किस तरह का एडॉप्टेशन होगा, किस मेथड पे आप काम करेंगे, ये भी आपको सोचना है। क्योंकि अगर आप आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो जिससे क्या होगा, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी, मार्केट में सेल नहीं मिलेगा, और सेल नहीं मिलेगा तो आपकी कहानी ख़त्म हो जानी है। तो ये भी ध्यान देना होता है। नेक्स्ट क्या है, मोशन स्टडी। मोशन का मतलब होता है कि किस पैरामीटर पे आपको काम करना है। जैसे होता है ना टाइमिंग सेट करना, एक होता है फ्रीक्वेंसी बना कर रखना, चेन वाइज मोशन में काम करना हमेशा, कि कितना बैच बनाना है, कितना आपको प्रोडक्शन करना है, वो मोशन रेडी करना हमेशा, एक सीक्वेंस बना कर रख देना हमेशा, जिससे क्या होता है काम करने में हमेशा आसानी होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्या है, टाइम स्टडी। टाइम डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है, कब तक हमको काम कंप्लीट कर लेना है। टाइम ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। क्योंकि अगर टाइम ड्यूरेशन नहीं रहेगा तो कोई भी काम करने का कभी सही समय पता ही नहीं चलेगा। इसलिए कहते हैं टाइम ड्यूरेशन होने से टाइम स्टडी से पता चलता है कि कोई भी काम कब सही करने से हमको फ़ायदा होने वाला है, ठीक ना। तो टाइम स्टडी ने कहा कि कोई भी काम आप लीजिए तो उसका एक सही समय होता है ख़त्म करने का, उस सही समय पर ख़त्म करना है, तभी आप फ़ायदे में रहेंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर पाएंगे, ठीक ना। तो फैटिग स्टडी का मतलब होता है कि जो भी एम्प्लॉय वहाँ पर रेस्ट जो काम कर रहे हैं उनको कब कब इंटरवल देना है, कितने समय के लिए देना है और कितनी बार देना है। जैसे ज़्यादातर क्या होता है स्कूल वगैरह में आपको एक बार मिलता है ना, नंबर ऑफ इंटरवल एक बार मिलेगा आपको, और 15 मिनट 20 मिनट का मिलता है। तो ये भी यही पूछना चाह रहा है, जो एम्प्लॉय वहाँ पे रेस्ट करेंगे, जो इंटरवल मिलेगा वो कितना मिलेगा, कितने समय के लिए मिलेगा और कितनी बार मिलेगा। नंबर ऑफ इंटरवल, फ्रिक्वेंसी ऑफ इंटरवल और ड्यूरेशन ऑफ इंटरवल। क्योंकि अगर एम्प्लॉय को हम रेस्ट पीरियड नहीं देंगे इंटरवल, जिसमें वो एनर्जेटिक नहीं हो पाए, थोड़ा सा खाना लंच वगैरह करके वो अगर वो फिर से एनर्जी को रिस्टोर नहीं कर पाएंगे तो उनकी काम करने की एफिशिएंसी अपने आप ही कम हो जाती है। तो इनका ये भी मानना था कि आप उनको इंटरवल ज़रूर दीजिए, 1 घंटे का, आधे घंटे का, लेकिन दीजिए ज़रूर, जिससे वो फिर से एनर्जी रीगेन कर लें, ठीक ना। लास्ट है डिफरेंशियल पीज वेजेस सिस्टम। सैलरी आपको अच्छा देना है, जो जिस पोस्ट पे है उसको उस हिसाब से आपको पेमेंट करना है, क्योंकि अगर वो पेमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो काम अच्छा नहीं कर पाएगा, ठीक ना। तो उनको आप पेमेंट ज़रूर दीजिए जिससे वो सेटिस्फाइड हो और वो कंपनी के लिए 100% इफ़िशियंसी के साथ काम कर सके, ठीक है ना। तो ये आप लोग के लिए आज था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जो भी रिमेनिंग पार्ट तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जैसे हम लोग लाएंगे उसमें नया चैप्टर को डिस्कस करेंगे, है ना। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और जितना ज़्यादा लोगों तक हो सकता है पहुँचाइए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको रिसोर्स नहीं मिलने कारण से वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनको ज़रूर पहुँचाइए।
अगर कोई भी समस्या हो किसी भी अकाउंट से या BST से रिलेटेड कुछ भी हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, है ना। और अगर आपको इनका पिछला वीडियो देखना हो तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे आपको मेरे जितने वीडियोस बने हैं BST के चैप्टर फर्स्ट को वहाँ पे देखिए, आपको सब समझ में आएगा। नहीं आएगा तो ज़रूर बताएं हमको, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।